चलिए बच्चे, और कैसे हो? आज की आपकी वीडियो वही आगे हमने जो टॉपिक लास्ट क्लास में करा था। टॉपिक कौन सा करा था लास्ट क्लास में हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ उसी के ऊपर क्वेश्चन है। जनरली इन क्वेश्चंस को बच्चे देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि हाँ भाई बहुत बड़े टिपिकल क्वेश्चन है। जबकि मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि आपका बेसिक जो है वो ज्यादा क्लियर होना चाहिए। जितना आप बेसिक सोचोगे उतना ज्यादा इन क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन क्या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो गए जिनका आप आंसर इजिली दे सकते हो। बेसिकली देखा यह जाता है कि क्वेश्चन को पढ़ करके आपका बेसिक जितना ज्यादा अच्छा क्लियर हो सकता था, आपने जितना किया उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हो। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं कहीं से नहीं लेके आया हूँ, एक थॉट था माइंड में। ये क्वेश्चन तो फिर भी सीबीएसई पिछली बार आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन आप अपने आप भी अपने दिमाग में ला सकते हैं कि हमें इस तरीके से चीजें यूज करनी चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हुज रेडियस इज r by 27। कहने का मतलब क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। बच्चों ने मैंने अभी आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखा भी दूंगा, वैसे भी आपको पता हो गया था ना। और ये जनरली हमने पढ़ा भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमें ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस, जिस स्फीयर की रेडियस r by 27, ठीक है, और कंटेन जिसके पास क्या पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चे क्या करते हैं, बड़े परेशानी वाले क्वेश्चंस को इसको समझने लग जाते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत परेशानी का, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, बिल्कुल भी बहुत सिंपल है। जैसे ऐसे उसने बोला, जैसे आपने समझा वैसे बनाइए। एक स्फीयर हमने ले लिया जिसकी हमने रेडियस एज्यूम कर ली कि r by 27 है। एज्यूम कर लिया बेटा r by 27 है, और कैसा चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने पढ़ा है फंडामेंटल में, और हमने स्प्लिट साइज के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या करते हैं बेटा, आउटवर्ड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? आउटवर्ड या फिर एमिट करते हैं। तो बस जनरली इतना सा आपने शो करना था, हो गया सब कुछ। अब इसके 2 नंबर थे। अब बच्चे इतना नहीं समझ पाते हैं और फिर परेशान होकर के क्या करते हैं कि उनको क्वेश्चन समझ में आता नहीं और वो एट द लास्ट इसको छोड़ ही देते हैं, जबकि ये गलत है। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। आपने बस इसमें थोड़ी चीजें एजम्पशंस जो लिखनी है वो आपने एज्यूम करना है कि एज्यूम दैट इज पेयर ऑफ r by 27, ठीक है। इसकी जो पॉजिटिवली चार्ज है इसके ऊपर फील्ड लाइंस। अब ऐसे हम जो है इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन ये कि ड्रॉ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग z एक्सिस ऑफ ए क्यूबिकल कंपोनेंट। मान लीजिए कि मैं क्यूब बनाने का आपको बताता हूँ कि आप पहले क्यूब बना लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं है। क्यूब बनाना था हमने, ठीक है। लीजिए हमारा ये क्यूब बन गया, ये हमारा क्यूब तैयार। थोड़ा सा आपको लग रहा हो दिखने में कि ऐसा बनना है, तो 2-3 तरीके हैं क्यूब बनाने के, जैसा आपको सुटेबल लगता हो। बच्चे जनरली इस तरीके को ज्यादा यूज करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। ये आपका क्यूब बन गया, क्लियर है। अब क्या कहा गया है, आप पॉइंट कीजिए कि जेड एक्सिस के अलोंग उसने कहा है, इसके अलोंग का है जेड एक्सिस। अगर देखा जाए, मैंने इसको एक्स एक्सिस माना, इसको मैंने वाई एक्सिस मान लिया, और अगर मैं इसको जेड एक्सिस मान लेता हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालते हुए दिखानी चाहिए। वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से जाए। बात समझ में आई? बस सिंपल। अब इतने क्वेश्चन का आप जवाब दे नहीं पाते हो और फिर एट द एंड परेशान हो के आप ये कहते हो कि क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ है, और फिर उसके लिए तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं बहुत ज्यादा। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन है। आपके लिए बहुत सिंपल है। आप अगर ये क्लासेस देख रहे हो, अच्छी तरीके से समझ रहे हो, तो आपके लिए इनसे ज्यादा बेनिफिशियल कोई चीज नहीं है। चलिए, ये तो कुछ क्वेश्चंस थे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर करे। जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सीबीएसई में आते हैं। देखो क्वेश्चंस और टॉपिक्स में एक साथ नहीं चला सकता हूँ। बेसिकली मैं सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एक आधा न्यूमेरिकल करा देता हूँ, बाकी न्यूमेरिकल की क्लास हम सेपरेट ही लेंगे। मैंने आपको फिर बताया कि न्यूमेरिकल के लिए जैसे जैसे मैं कंसेप्ट बना के देता जा रहा हूँ, जैसे लास्ट क्लास में मैंने 2 कंसेप्ट पढ़ाए थे, आज भी मैं एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको। उन कंसेप्ट को कहीं न्यूमेरिकल की एक अलग से कॉपी बना लीजिए और उस न्यूमेरिकल की कॉपी में उनको नोट करते रहिए, क्योंकि वो ऐसा है, आपको न्यूमेरिकल के लिए सेपरेट ही जाना पड़ेगा, कंसेप्ट के लिए अलग जाना पड़ता है। समझा नहीं बात? कंसेप्ट समझ जाओगे, न्यूमेरिकल भी समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में आप बार बार भूलोगे, बार बार याद करोगे, उससे बेटर है कि आप एक कॉपी बना लो, उसमें कंसेप्ट लिख लो, एक क्विक रिवीजन मारा और बात खत्म। वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए, आज की अगर हम बात करें तो आज का हमारे पास टॉपिक है, बात करते हैं टॉपिक की, वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। कैपिटल इलेक्ट्रिक डायपोल है। समझ नहीं बात? डायपोल बहुत प्रकार के होते हैं। डायपोल आपको ही पता होगा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। डायपोल पोलैरिटी के हिसाब से दिया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पे भी हो। जैसे मैग्नेटिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, बहुत प्रकार के। लेकिन हमें जो समझना है, जो बेसिक चीज हमें समझनी है, वो ये बात याद रखनी है आपने कि हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की। इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे, साथ में हमें अपना कंसेप्ट जनरेट करना है, हमें समझना है
क्यों मेरे बेटे, समझ में नहीं बात? हमें समझना है कि हमारा कंसेप्ट इसके लिए क्या होना चाहिए, बात समझ में नहीं? ऐसा नहीं है कुछ भी उठा और पढ़ लिया, ऐसा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटे। पहले आपको कंसेप्ट जनरेट करना, देन तो आपने कोई भी टॉपिक क्लियर करना है। तो चलो पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहते हैं। बाय द डेफिनेशन, अगर मैं बाय द डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन, मैं डाइपोल मूवमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं डाइपोल के डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। तो बाय डेफिनेशन के हिसाब से हम समझते चलेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास है, अगर मैं इसके आपको डेफिनेशन बताऊं तो इट इज डिफाइंड एज दी, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैं एक डेफिनेशन में और बता दूंगा। इट इज डिफाइंड एज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नॉन एज डाइपोल, ठीक है, इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं बेसिक बताऊं, ये तो आपकी जो है बेसिकली बुक के हिसाब से, ये बुकिश है, लेकिन हमें जब पढ़ना होगा ना तो हम इसको एक सिस्टम के तौर पे पढ़ते हैं। हमें इसे जो लेना है वो लेना है एज अ सिस्टम। क्या लेना है? एज अ सिस्टम, कि हम इस सिस्टम के अंदर पहले हम जो पढ़ेंगे वो हम बता देते हैं। जनरली हम इन चीजों की बात करेंगे कि हम इस सिस्टम के अंदर सबसे पहले एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर हमने क्या करना है, दो चार्जेस लेने। क्या लेने हैं? दो चार्जेस। इन दो चार्जेस के अलावा कोई तीसरा चार्ज इसके बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वरना आपका डायपोल परफेक्ट डायपोल वो कभी भी नहीं कहलाएगा। परफेक्ट डायपोल हमेशा दो चार्जेस के बीच में होता है। अब करना क्या है, जब हमने एक सिस्टम मान लिया और दो चार्जेस मान लिया और उसने कहा है कि इक्विवेलेंट कैसे अपोजिट हो, तो माइंड भी हम रख के देख सकते हैं। एक जगह हमारे पास पॉजिटिव क्यू ले लिया हमने, और जनरली एक जगह हमने क्या ले लिया, नेगेटिव क्यू। अब इसने क्या कहा है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। मैं आपको पहले से कहता आ रहा हूं कि इसके अंदर बहुत बड़े मिथ चलते हैं चैप्टर के अंदर। मेरा ऐसा मानना है, बाकी मुझे नहीं पता आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आप जरा ध्यान से समझना। स्मॉल डिस्टेंस, व्हाट इज द स्मॉल डिस्टेंस? अगर मैं एक चार्ज को, ये मैंने एक चार्ज ले लिया Q1, एक चार्ज मैंने Q2 ले लिया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। चलो 100 मीटर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, मैं सिर्फ इसको 20 मीटर रख देता हूँ। आप 20 मीटर समझते हैं कितना डिस्टेंस होता है? क्या 20 मीटर के दायरे में ये एक दूसरे की फील्ड को या एक दूसरे के अट्रैक्शन को ये झेल पाएंगे, समझ पाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि फील कर पाएंगे? कभी पॉसिबल नहीं। तो स्मॉल डिस्टेंस आपने फिर मीटर्स में क्यों लिया? ये वो मीटर्स हैं जो प्योर मीटर्स है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ लिख दिया कि 2 × 10⁻³ मीटर, तो आप कहोगे सर ये भी तो मीटर में आ रहा है। भाई फिर से वही गधों वाली बात हुई, ये तो मीटर में है, पर स्मॉल क्वांटिटी कितनी है वो तो ऐसा यूनिट का आपने हेर फेर करा और कुछ थोड़ी करा है। समझ नहीं है बात? तो बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। मैंने क्या कहा कि डायपोल में हमें अपने हिसाब से लिखना है। अभी हमने डेफिनेशन बुकिश पढ़ी है, हम अपने हिसाब से बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा कि दो चार्जेस हमने लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिया, और अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि भाई इतने डिस्टेंस पे तो कोई पंगा ही नहीं हो रहा, ना तो एक दूसरे को कॉन्टेक्ट में आना चाहते हैं, ना एक दूसरे को अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, भाई एक पॉजिटिव इधर है एक नेगेटिव इधर है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है यहाँ तो इन दोनों के साथ, कुछ फीलिंग नहीं है, ना तो कुछ अट्रैक्शन है, कुछ भी नहीं हो रहा। कितने डिस्टेंस पे? 20 मीटर। हमने डिस्टेंस घटा के फिर आधा कर दिया। चलिए मान लेते हैं हम फिर दोबारा से, हम इस डिस्टेंस को जो है आधा कर देते हैं 10 मीटर के आसपास। तो दिक्कत तो नहीं है। जैसे 10 मीटर डिस्टेंस हुआ फिर इन्होंने कोई हरकत नहीं करी, भाई घटते 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 हम आ पहुंचे 1 मीटर के डिस्टेंस। या मैं कह सकता हूँ कि चलो हम 50 सेंटीमीटर पे आएंगे, और 50 सेंटीमीटर पे आने के बाद इन्होंने अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाना शुरू कर। अगर मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट से पहली बात समझाऊं तो सबसे पहली बात है, अगर डायपोल एग्जिस्ट कराना है, क्या एग्जिस्ट कराना है डायपोल, तो आपका डिस्टेंस जो है वो मिलीमीटर्स के अंदर होना चाहिए, नैनोमीटर्स के अंदर होना चाहिए, आपका सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए। सेंटीमीटर में भी बहुत रेयर केसेस होते हैं। अगर आपसे कोई कहता है 10 मीटर पर डायपोल एग्जिस्ट करेगा, तो आप साफ मना कर देना, सर हमने तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करके भी देखा, समझा भी, लेकिन 20 मीटर के दायरे पे, 10 मीटर के दायरे पे, 2 मीटर के दायरे पे तो डायपोल एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि इसको और इसकी एक दूसरे की अगर अट्रैक्शन या रिपल्शन करना है, बेसिकली हम यहाँ अट्रैक्शन की बात करेंगे, अट्रैक्शन करना है तो इतना डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए कि जो एक दूसरे के फोर्स को महसूस कर सके। मान लीजिए इंटेंसिटी को महसूस करें, मान लीजिए
मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे एक बच्चे को झापड़ मारना है, वो मुझसे 10 फीट दूर खड़ा है, तो मैं कैसे उसके ऊपर फोर्स लगा सकता हूँ जबकि वो मेरे रेंज में नहीं आ रहा है? कॉमन सेंस वाली बात, ठीक है। तो वही आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो अब जो इलेक्ट्रिक डायपोल आप पढ़ोगे, पहले मैं बता देता हूँ कि एक सिस्टम, हमने दो चीज सीखी कि एक सिस्टम था कितने चार्जेस का, 2 चार्जेस का, इसमें फालतू का कोई तीसरा चार्ज आना नहीं चाहिए। फिर दूसरी चीज हमने पढ़ी कि डिस्टेंस कैसा होना चाहिए। तो एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जब हमने डायपोल पढ़ा, तो डायपोल को हमने कुछ चीजों में चेंज कर दिया। जरा समझते हैं कैसे, ध्यान देना तसल्ली से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझेंगे। मैं फिर दोबारा आपको कंसेप्ट अच्छे से और अच्छे से क्लियर कराऊंगा। तो क्या करा हमने, एक्सपेरिमेंट समझा और इलेक्ट्रिक डायपोल की बात समझी, ठीक है कि नहीं बेटे? क्या समझा? एक्सपेरिमेंट समझा और इलेक्ट्रिक डायपोल की बात समझी। तो क्या था, हम लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज दी, ठीक है, क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज दी, ठीक है, अ सिस्टम, क्योंकि हमने एक सिस्टम नहीं लिया बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से, हमें तो पता है कि कंप्लीट 2 चार्जेस का सिस्टम बनेगा, तीसरा चार्ज कुछ कर ही नहीं सकता डायपोल के अंदर, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज ए सिस्टम, ठीक है, इन विच 2 चार्जेस separated by a small distance, separated by a small distance, ठीक है। और दैट सिस्टम, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डायपोल, या फिर लिख सकते हो दैट सिस्टम इज नॉन एज, बेटा कॉमा लगा के लिखना है, इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए ये बात आपने समझी कि इलेक्ट्रिक डायपोल ये बनी। अगर मैं एग्जांपल के हिसाब से दिखाऊं तो इलेक्ट्रिक डायपोल ये हो सकता है -q + q, बिल्कुल डायपोल है। डिस्टेंस बस यहाँ याद रखना कि आपका मिलीमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर में इन तीनों में से एक में होना चाहिए, और ज्यादा मीटर में जाए। इन क्वांटिटीज को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा ना हो। अब क्या ये डायपोल है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। और इसके बीच का डिस्टेंस भी मिलीमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर। आप मुझे इनके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फर्स्ट, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस। कमेंट सेक्शन में आप मुझे इन क्वेश्चन का जवाब देंगे कि इनमें से कौन सा डायपोल है, कौन सा डायपोल नहीं है। दोबारा फिर मैं एक बात बता देता हूं, हमने एक्सपेरिमेंट से 2 बातें समझी। पहली बात ये समझी कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, दूसरी बात ये समझी कि ये 2 चार्जेस का सिस्टम है, तीसरी बात हमने ये समझी कि डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। समझा नहीं बात? और ये डिस्टेंस मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा डायपोल है, कौन सा डायपोल नहीं है। तो अगर आप डायपोल को समझ चुके हो ना अच्छी तरीके से, तो मेरे हिसाब से आप इसका जवाब तो दे ही दोगे अच्छी तरीके से। वो बात अलग है आप जवाब दोगे दोगे, तो मैं बता दूं, हिंदी में एक कंसेप्ट याद रखना डायपोल के लिए, कैसा भी प्रकार का डायपोल हो, किसी भी प्रकार का डायपोल हो, एक कंसेप्ट आपने याद रखना है बिल्कुल ही किसी भी कीमत पे। समझना ही नहीं है बात, ताकि आपको समझ आ सके कि हाँ आपने कुछ अच्छा सा पढ़ा था। हिंदी में कंसेप्ट याद रखना, हिंदी में कंसेप्ट याद रखना है डायपोल के लिए, स्पेशली डायपोल के लिए। क्या याद रखना है बेटे? पहली बात, 2 चार्जों होने चाहिए, ठीक है, 2 चार्जेस होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए अगर आपको डायपोल बनाना है। तीसरी बात, डिस्टेंस उनके बीच का कभी भी नैनोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो, ऐसा ना हो मीटर में भी ज्यादा हो जाए। 1 मीटर से बिलो डिस्टेंस आप जितना रखोगे उतना बेनिफिट है, क्योंकि 1 मीटर पे भी उन दोनों को बहुत, हम यूनिट चार्जेस की बात कर रहे हैं, ज्यादा चार्जेस तो कर जाते हैं अगर हमारे पास हैवी अमाउंट का चार्ज है, लेकिन हम तो सिर्फ डायपोल बनाने के लिए तो 2 ही चार्ज चाहिए ना। कंडीशन तो हमारे पास ये है कि 2 चार्ज होने चाहिए। समझ नहीं बात? तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ आ रहा होगा कि डायपोल क्या है, बात क्लियर होगी। यानी कि आपको पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक्चुअलिटी में कहा किसे जाता है। तो अब आप और मैं मिलकर इस कमेंट सेक्शन में, आपने अभी तक अगर जवाब दे दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो आप समझ लीजिए ये कंडीशन है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, दो आपस में, पॉजिटिव या नेगेटिव, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मिलीमीटर, नैनोमीटर और सेंटीमीटर में, तो बिल्कुल ये डायपोल एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पर मैंने -4q और यहाँ पे +4q है, वही सेम कंडीशन कि ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है और इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है बेटे,
वो भी बहुत माइन्यूट है, वही है जो आप एक दूसरे की फील्ड को ऑब्जर्व करवा सकते हो या फिर अट्रैक्ट करवा सकते हो। लेकिन यहाँ चार्जेस अलग है, डिस्टेंस तो है पर चार्जेस अलग है। लेकिन अगर इन केस यहाँ पर ऐसा भी होता कि यहाँ पे चार्जेस दोनों सेम होते, मैं मना नहीं कर रहा, जरूरी नहीं है हम बार बार चलो 14 ले लेते हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव और डिस्टेंस इनके बीच में जो होता बेटा 10 मीटर होता, तो ये भी डायपोल नहीं सक्सेस हो पाता। क्योंकि दो चार्जेस का है, दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड की बात करी जा रही है, दो चार्जेस की बात करी जा रही है सिस्टम में। तो आपको कभी भी याद करना है डायपोल के लिए या डायपोल को समझना है तो सबसे पहली चीज एक बात याद रखनी है हमेशा कि दो चार्जेस होने चाहिए, ओनली टू चार्जेस चाहिए, एक इधर एक उधर, एक इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। ठीक है, डिस्टेंस उनका बहुत कम होना चाहिए, डिस्टेंस ज्यादा ना हो। अगर आप ऐसा कोई सिस्टम बना रहे हो तो इट्स सेड टू बी इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसी वजह से जो हमने अपनी तरफ से डेफिनेशन बनाई, और डेफिनेशन सही है, कई किताबों में ये भी लिखी है, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी बुकिश लैंग्वेज है उसमें ऐसी बात क्लियर नहीं थी। थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड होती है, समझने में प्रॉब्लम सकती है, तो बहुत क्लियर लैंग्वेज में अच्छे समझ में आ जाएगी कि इट इज डिफाइंड एज ए सिस्टम इन विच टू चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस और दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। आप ऐसे भी कह सकते हो दैट सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमने समझा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम बात जो करने वाले हैं इसी पे रिलेटेड आगे बात चल जाएगी। डेरिवेशन आपको मैं आज करवाऊंगा। डेरिवेशन बहुत प्यारे, डेरिवेशन का कंसेप्ट सीखना है। अब एक चीज तो आप समझिए कि डायपोल क्या है। डायपोल जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ऐसे पढ़ाए, हमें कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप -3q +3q लीजिए, उसके बीच का डिस्टेंस अगर हमें वो डायपोल है। जरूरी नहीं है +q -q होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस आपका जो आप किसी एक क्वांटिटी से डिनोट करा रहे हैं, बस डिस्टेंस की वैल्यू इन डे जो आपकी यूनिट्स है इन यूनिट्स में आपके एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इन यूनिट से ज्यादा वैल्यू हो जाए तो वो फिर एग्जिस्टेंस नहीं होगी डायपोल की, वो एक दूसरे की फील्ड से बाहर चले जाएंगे, कोई अट्रैक्शन नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल ये है। और वीडियो को कंप्लीट पूरा देखा करिए बेटे, बहुत प्रॉब्लम होती है फिर वरना आप समझ नहीं पाते हो चीजों को। तो आप मैं आगे करते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। और डेरिवेशन में कोशिश करूंगा कि आपको करवा दूं, हालांकि मेरे पास बोर्ड छोटा है, एक डेरिवेशन तो मैं करवा ही सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की। इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की समझने बात, अभी तक तो हमने जो चीज पढ़ी वो हमने पढ़ी इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हमने पढ़ा। अब पढ़ने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में। चलिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, चीजों को रटना नहीं समझना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या शो कराती है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट? शो क्या करा रही है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट? सबसे मेन बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट शो कराती क्या है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट शो क्या कराती है, पहले तो ये समझना है। देखो हम इसे जनरली अगर लैंग्वेज में लिखें तो लिख देते हैं हम, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, इट इज द, या इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल का ये मैग्नीट्यूड है। ये तो बुक इशू है, जो बुक का है, हमें समझना है। मैं आपको बताता हूँ, एक फॉर्मूला बहुत प्यारा जनरेट करके दे रहा हूँ, और इस फॉर्मूले से मान लीजिए मेरे पास एक +q चार्ज है, एक -q चार्ज है, और मैंने इनके बीच के डिस्टेंस को 2a 2l 2x 2y 2z या फिर हम कुछ भी ऐसा मान सकते हैं जो आपका मन करे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हमने 2 ही क्यों ली? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ दिमाग में आएंगे, टीचर इस चीज को नहीं बता रहे हैं, वो सिंपल ये कह रहे हैं कि 2 4 5 6 ऐसे इस तरीके से ले लीजिए। भाई क्यों ले लें, वजह तो होनी चाहिए। समझ में नहीं बात? जब वजह ही नहीं पता होगी तो हम क्यों ले लें? समझने में मेन बात तो यही है। और दो चार्जेस की आपकी बात है, ये डिस्टेंस बिल्कुल सेंटीमीटर मिलीमीटर या फिर नैनोमीटर में होना चाहिए। नैनोमीटर की हम बात कम ही करते हैं, जनरली सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बात करते हैं। अब बात समझते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूं, फॉर्मूला फॉर डायपोल मूवमेंट, वो आपने याद रखना है कि फॉर्मूला क्या कहता है डायपोल मूवमेंट में। अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का, तो जरा समझना बेटे, मैं तर्क के साथ चीजें समझाता हूँ आपको बहुत प्यार से, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी समझा रहा हूँ या चीज चल रही। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बराबर, समझना नहीं बात क्या है, कि आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज, आइदर चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम,
अब आप एक बात समझना, हमने तर्क से पढ़ा कि दिस इज द फॉर्मूला। मैं ये भी लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डेफिनेशन कोई गलत नहीं है, आपने अगर उसे सही समझ के लिखा है तो आपकी डेफिनेशन गलत नहीं है। एनसीईआरटी को हम प्रोस्पेक्टिव देते हुए ये चीजें लिख देते हैं, अदरवाइज जो चीज आप पढ़ रहे हो और वो एग्जिस्ट कर रही है और वो अच्छी तरीके से सही है, हर महीने पे सीबीएसई की तरफ से सही है, तो आप गलत नहीं हो। समझ नहीं बात? तो फॉर्मूला बना आइदर चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। किसके लिए बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए एक फॉर्मूला बना आइदर चार्ज इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये तो फॉर्मूला था, इसको तो हम फॉर्मूला बना के रख देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा आपके दिमाग में? पहला क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है? आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वाई वी टेकन डिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ 2a 2y 2z 2x एक्सेट्रा। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में खुद होना चाहिए, आप खुद ही टीचर से पूछोगे हम सब ऐसा क्यों करते हैं। बेटा देखो, इस पे होने वाली आगे जितनी भी डेरिवेशन है, मैं आपको बहुत क्लियर समझा दूं, इसका कोई भी फिजिक्स से लेना देना नहीं है। जनरली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए हमने डेरिवेशन पर्पज से, जब हम इसका कोई मिड पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक डायपोल लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने एक प्लस क्यू रख रखा है, माइनस क्यू रख रखा है, और इसके बीच की दूरी मैंने 2a ले ली, तो अगर मैं यहाँ से मिड पॉइंट मानता हूं तो ये डिस्टेंस मेरा a हो जाएगा और ये भी डिस्टेंस मेरा हो जाएगा, जिससे मेरे को डेरिवेशन करने में आसानी रहेगी। लेकिन इन केस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही काम करता हूं कि मैंने यहाँ पे एक ले लिया प्लस क्यू माइनस क्यू और इनटू में मैंने इस डिस्टेंस को a लेट कर दिया, ठीक है, तो जब मैं इसका हाफ करूंगा तो a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, उतनी ही प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं यहाँ ऊपर a/2 करता हूँ डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस मेरा a/4 हो जाएगा, a/4 हो जाएगा। समय नहीं बात क्या हो जाएगा a/4, और ये भी क्या हो जाएगा a/4 प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये गलत नहीं है, गलत बिल्कुल नहीं है, गलत तो किसी भी कीमत पे नहीं है। बस दिक्कत ये है आपको समझने की कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बचने के लिए हमने हार्ड कैलकुलेशन से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करा, ओनली फॉर सिंपल कैलकुलेशन। सिंपल कैलकुलेशन हो हमारे डेरिवेशन की, हमने इसलिए इसका इस्तेमाल करा, अदरवाइज इसका कोई फिजिक्स से लेना देना नहीं है। हाँ, एक लेना देना बहुत जरूरी है कि अगर आप 2 मान रहे हो, a मान रहे हो, कुछ भी मान रहे हो, ये डिस्टेंस मस्ट बी इन कितना होना चाहिए? मिलीमीटर, सेंटीमीटर या फिर नैनोमीटर। हम जनरली इन दोनों की बात करते हैं, तो ये डिस्टेंस इसमें होना चाहिए, बस इसके अलावा इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप 2 ले रहे हो, 4 लो, 6 लो, 7 लो, 8 लो, डजंट मैटर। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए लिया जाता है। अब चलिए इस फॉर्मूले के हिसाब से हम डायपोल मोमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मैं इसको रफ कर रहा हूँ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हम ये चीज इसलिए लेते हैं, इस चीज को आप समझ कर रखना पहले से ही। अब चलिए मानते हैं कि हमने बेसिक कंसेप्ट इतना क्लियर करना, तो बेसिक करें कैसे क्लियर? हमने फॉर्मूला लिखा, हमारे पास दोनों में से चार्ज अगर हम लेना चाहें, ठीक है, पहली बात तो इसको लिख लेते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको स्मॉल पी से डिनोटेड करा जाता है, ठीक है बेटा। और इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो आप देख ही सकते हैं कि चार्ज है, कूलाम मीटर कह सकते हैं आप, क्या होगी? कूलाम मीटर। ये कूलाम पर मीटर नहीं, कूलाम मीटर है भाई, समझना नहीं बात स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे। तो चलिए इस पी के फॉर्मूले को प्लस माइनस क्यू इंटू में 12 2x 2y 2z, जो आप अपनी तरफ से मानना चाहते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ कंसेप्ट, ऑन बिहाफ ऑफ कंसेप्ट, जो आप अपनी तरफ से मानना चाहते हैं मानिए, खुले आजादी। मेरी तरफ से फिजिक्स पढ़ने में कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं आपको रटवा नहीं रहा, 4 लाइनें लिख के मैं आपको याद नहीं करवा रहा, आपकी अपनी खुद की बाउंडेशन है कि आप कुछ भी मानिए, आंसर सही करवाने की गारंटी मैं लेता हूं, बशर्ते ये कि आपने जो चीज मेथड मैंने बताया, मेथड को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कंसेप्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, आप वैल्यूज चेंज कीजिए अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर मेथड बिल्कुल सही अपनाया तो गारंटी इस चीज की आंसर वही आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। मैं आपको चाहे तो एक प्रैक्टिकल मैनर पे आपको मैं डेरिवेशंस करके भी दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे भी तो मैंने डायपोल लिया है, फिलहाल मैंने अभी डायपोल की फिक्सेशन नहीं करी है, मैं आपको सिंपल बता दूं। मान लीजिए अगर मैंने 4q लिया है, प्लस का 4q लिया है, और यहाँ पे डिस्टेंस मैंने जो है वो टोटल डिस्टेंस a/4 ले लिया, टोटल डिस्टेंस a पॉइंट b पॉइंट के बीच में, और डिस्टेंस मिलीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है, a/4 मिलीमीटर है, तो हमारा डायपोल एग्जिस्ट करेगा। अगर मुझे इसकी डायपोल मूवमेंट बनानी है, क्या बनानी है बेटा? डायपोल मूवमेंट। तो मैं कैसे लिखूं? फिर से कंसेप्ट पे चलिए, क्या है बेटा? आयदर चार्ज, आयदर चार्ज में या तो ये या तो ये, फिर
हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 4q कोई भी एक चार्ज, ठीक है कि नहीं है, मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या है इनके बीच का डिस्टेंस a/4, ये जो आपने a/4 लिया है ये इनके बीच का डिस्टेंस है। तो अब डायपोल मूवमेंट ये कहलाएगी, जहां भी आप डेरिवेशन में डायपोल मूवमेंट लिखोगे तो इस वैल्यू की जगह आपने क्या लिखना है, p लिखना है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, आप डेरिवेशन में बस वैल्यू की जगह चेंज कर लीजिए, ये फर्क नहीं पड़ता है। सरासर बेवकूफों वाली बात होती है कि आपको कंसेप्ट नहीं सिखाया जा रहा है, आपको सिर्फ रटाया जा रहा है, और रटने का कोई भी मतलब नहीं होता। मैं आपको अकेले बता दूं, फिजिक्स में अगर आप रट के पढ़ रहे हो तो बेटा आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते किसी भी कीमत पे, बात समझ में आई नहीं है। आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको कंसेप्ट बहुत प्यार से समझने होंगे कि आप कर क्या रहे हो, समझ क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, करना क्या चाहते हो, क्लियर है कि नहीं क्लियर। और मैं पूरा चैप्टर सीबीएसई का यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, हालांकि में कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो मैं यहाँ आपको नहीं करवा सकता, वो मैं छोड़ रहा हूँ। जो सिंपल सिंपल कंसेप्ट है जो अच्छे से समझ में आ जाएंगे वो हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर क्लास में हम करवा पाते हैं, बहुत बड़े बोर्ड चाहिए होते हैं, डेरिवेशन चाहिए होती है, बहुत कंसेप्ट होते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करके मैं यही आपको सिखा पा रहा हूँ, जितना सिखा रहा हूँ, लेकिन उतना आपको डीप सीखना है और उतना ही बहुत अच्छे से समझना आएगा मेरे हिसाब से। डायपोल मूवमेंट क्लियर होगी। अगर मैं आपसे कह दूं कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक काम करना है कि +16q -16q और a/8 सेंटीमीटर ले लीजिए, a/8 सेंटीमीटर के आपने डायपोल मूवमेंट निकालनी है। डायपोल एक सिस्टम है, डायपोल तो आप क्या कहोगे सर, p बराबर लिखिए आप +-16q इंटू में क्या हो जाएगा बेटा a/8, तो जी इतने आप सेंटीमीटर में, फिलहाल ये कुलाम पर सेंटीमीटर, आप इसे मीटर में चेंज करके स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट्स में चेंज कर लीजिए। क्या इसमें कुछ अलग है? मेरे हिसाब से तो डायपोल आपको बहुत क्लियर समझ में आ रहा है। तो बेसिकली मैं हिंदी में फिर बता रहा हूं आपको, अगर डायपोल समझना है तो बेसिकली ये याद रखना है, कोई भी डायपोल डजंट मैटर, उसकी डायपोल मूवमेंट होती है आइदर चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि डायपोल मूवमेंट बराबर कोई भी एक चार्ज, कोई भी आप एक ले लीजिए, सिस्टम में से कोई भी आप एक चार्ज ले लीजिए, मल्टीप्लाई, बेटा क्या होगा, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी बेसिकली। तो आप कह सकते हो दिस इज द डायपोल। बात समझ में आ रही, तो दिक्कत तो नहीं मेरे हिसाब से, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ या ना ये बताइए पहले, अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हम एक छोटी सी डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, और डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आनी चाहिए। देखो जितना हो सकता है, जितना मैं कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। देखो ज्यादातर तो मैं यहाँ पे कंटेंट पूरा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं बहुत अच्छे से ज्यादा चैप्टर का क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि इसमें आगे बहुत बहुत टॉपिक्स हैं, गॉस लॉ है, थ्योरम्स हैं, बहुत हैं। तो आज से आपकी पहली जो मेन डेरिवेशंस होती हैं सब्जेक्ट की, जो बच्चे कहते हैं हमें समझ में नहीं आती, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, रटना नहीं है कि रट लोगे। आपको सिर्फ 2-3 चीजें समझनी है, वो ही आपको पूरी डेरिवेशन करवानी है, ठीक है। तो डेरिवेशन क्या कहती है, आपको जो डेरिवेशन निकालनी है, डेरिवेशन करनी है, तो इस चैप्टर की फर्स्ट डेरिवेशन है वो क्या बेटे, फर्स्ट डेरिवेशन है, क्लियर है। पहली डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑन a या at any point on axial line of a dipole, on axial line of a dipole, ठीक है। डायपोल की किसी भी अगर आपको लिखना है तो ऑफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्यार से समझना। चलिए डेरिवेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लो डायपोल की सिमेट्री में आपको समझा दूं। पहले डायपोल की सिमेट्री होती है एक, लोग बाग इस चीज को नहीं बताते, डायरेक्ट करवाना शुरू करते हैं। एक लाइन एक्स एक्सिस के थ्रू कटती है हमारी, एक लाइन हमारी वाई एक्सिस के थ्रू कटती है बेटा, किस एक्सिस के थ्रू, वाई एक्सिस, और एक किसके एक्सिस के थ्रू, एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस पे कटती है हम उसे बोलते हैं बेटा एक्सियल लाइन, और जो वाई एक्सिस पे होती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। कौन सी लाइन, इक्वेटोरियल, दिस इज द इक्वेटोरियल एंड दिस इज आवर एक्सियल लाइन। बात समझ में आई नहीं आई, इस चीज का ध्यान रखना, ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन है और ये हमारी एक्सियल लाइन है। तो हम फिलहाल एक्सियल लाइन की बात कर रहे हैं, और किसी भी पॉइंट पे आप कहीं पे भी लीजिए, डजंट मैटर यार, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, आप जैसे डेरिवेशन सॉल्व करोगे वैसे हो जाएगी।
आपने एजम्पशंस करनी है, एज्यूम करना है पहले। एज्यूम दैट एट ए पॉइंट पी बी, ठीक है, अभी पुट ए टेस्ट चार्ज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हमने ये एज्यूम कर लिया, एक पॉइंट पी लिया हमने, उस पर टेस्ट चार्ज रख दिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, क्या निकालने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो कैसे कैसे? मान लीजिए कि मेरे पास एक डायपोल ये रहा, मान लीजिए डायपोल ये रहा, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्लस माइनस आप जहां मर्जी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर मैं एक्सियल लाइन की एक इस तरीके से आपको बना के दिखाऊं तो दिस इज अवर एक्सियल लाइन। क्लियर है बेटे? मैंने इन दोनों के बीच की जो दूरी है, टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच का जो मैंने लेना है, इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि दो चार्जेस के बीच की दूरी 2L ले ली। और ये डिस्टेंस आपका जनरली किसमें होगा बेटा? सेंटीमीटर में मान लेते हैं, या मिलीमीटर में मान लेते हैं, या नैनोमीटर, आपको जो वो आपकी मर्जी है। तो ये पॉइंट मैंने ए ले लिया, ये पॉइंट मैंने बी ले लिया, और टेस्ट चार्ज ये पूरी की पूरी, क्योंकि एक्सियल लाइन है तो आपकी श्रद्धा है, आप टेस्ट चार्ज यहाँ रखिए या फिर आप टेस्ट चार्ज यहाँ रखिए, वो आपकी मर्जी है कि आप जहां टेस्ट चार्ज रखना चाहते हैं वो आपका मन करेगा, आप जहां रख सकते हैं। मान लीजिए फिलहाल के लिए हमने यहाँ रख लिया, ये क्यू नॉट हमने टेस्ट चार्ज रख दिया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी। अगर मैं इसका सेंटर ढूंढूं तो सी है, और इसके बीच की दूरी एल, यहां से यहां और यहां से यहां भी क्या होगी? एल होगी। बस इसी वजह से हमने 2L 2H 2Y 2Z ये सब चीजें ली हैं, और कोई मतलब नहीं है उसको लेने का। समझ नहीं बात? ठीक है नहीं है बेटे? दोबारा समझ लीजिए, मैं दोबारा से इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप पॉइंट चार्ज यहाँ पे या टेस्ट चार्ज यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, पूरी लाइन पे कहीं रखिए, बस इतना दूर मत निकल जाना जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ऐसा ना हो कि किलोमीटर पे जाके कहो कि भाई भाई, वही चीज मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। स्मॉल डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप उसके नियर बाय रहो जहां तक वो फील्ड महसूस कर सके, उसके बाहर अगर वो जाता है तो आप फिर किसी भी कीमत में वहां पर कुछ भी नहीं निकालते। समझ ये बात? पहली बात, ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब हाँ है ना? क्लियर होगी ना? तो समझने वाली बात क्या है कि पॉइंट पी है, अगर बोल तो लो हाँ है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि हमारे पास ये चीज आ गई है वैल्यू। क्लियर? आप ये चार्ज यहाँ रखिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या फिर आप यहाँ रखिए, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। मैं दोनों ही तरफ से आपको अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, फर्क कोई वाली बात नहीं है। ठीक है? बस हल्का फुल्का डिस्टेंस चेंज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये था, मैंने माना कि सी से लेकर पी तक, क्योंकि हमें जो भी डिस्टेंस यहाँ से आगे के लेने वो सेंटर से ही नापने होते हैं, वो हम बिल्कुल, क्योंकि सेंटर से ही हम चीजों को आगे पीछे कर सकते हैं और सेंटर से ही नापने पड़ेंगे। तो मैंने सी से और पी तक का डिस्टेंस जो है बेटा वो आर मान लिया। क्या मान लिया? आर। अगर आप देखोगे, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं यहां से यहां डिस्टेंस आर मानता हूं और ये डिस्टेंस मेरे पास नोन है, कैसा है? नोन डिस्टेंस। पहले तो ये समझ लो कि ये डिस्टेंसेस मेरे पास नोन है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये डिस्टेंस मैं जानता हूं भाई। जितना मैंने डायपोल को सेपरेट करा हुआ उसका आधा आधा ही तो करना है, क्या दिक्कत है? अब उससे आधा मैं आगे जाऊं आधा पीछे जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? तो डिस्टेंस मुझे पता है। तो अगर ये आर है, तो अगर मैं इससे पीछे यहां तक खिसकूंगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ फील्ड निकालने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं इसी डिस्टेंस से आगे खिसकूंगा, तो भी मैं एल आगे खिसकूंगा, पीछे जाऊंगा तो भी मैं एल पीछे जाऊंगा। बस सेंटर का बेनिफिट हमें ये मिलता है, इसी वजह से हमने सेंटर से लिया। किससे लिया बेटा? सेंटर से। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। अगर मैं इस फील्ड की, इस चार्ज की फील्ड, ये जो चार्ज है इसके ऊपर कितनी फील्ड लगा रहा है, ये यहां से डिस्टेंस नापूं तो ये आर प्लस एल का बनेगा। और अगर मैं इसका देखूं तो ये आर माइनस एल का डिस्टेंस बनेगा। होप आप ये चीज समझ गए। अभी तक मैंने डेरिवेशन शुरू नहीं करी, मैं डायग्राम समझा रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम में ही आधी डेरिवेशन खत्म हो जानी चाहिए। डेरिवेशन जो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो वो जस्ट एक आपकी फॉर्मेलिटीज होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। समझ नहीं बात? चलिए कोशिश करते हैं समझने की। अब देखो जरा ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव है, समझने की बात है, अगर ये पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच में तो रिपल्शन होना चाहिए। तो ये चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे किधर भगाएगी? इधर भगाएगी, है ना? और अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसे अट्रैक्ट करेगी, तो किस तरफ अट्रैक्ट होगी? ये ए की तरफ अट्रैक्ट होगी। कॉमन सेंस वाली बात है ना? तो एक चार्ज ने फील्ड ऐसे बनाई, एक चार्ज ने फील्ड ऐसे बनाई। चलिए, अभी तक तो ये एक पॉइंट था। अगर मैं यही चीज यहां पे ले लूं क्यू नॉट प्लस का, तो अब क्या होगा? देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस ये बी बनाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी इधर बनाएगा, और ये जो इधर बनाएगा तो ये इस साइड बना देगा, बस ये। और डिस्टेंस फिर से वही। अब आप यहां से यहां आर मानेंगे, यहां से यहां आर है तो यहां से यहां तक आर प्लस एल, और फिर यहां से यहां
कोई चेंजेस नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ डेरिवेशन में कोई चेंज नहीं आ सकते, आप इस चीज को भूल जाइए गलती से भी। आप इधर करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने देखा कि इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बी की इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड ए की इधर है। अगर इस पी के अराउंड मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी हो तो मुझे चारों तरफ की देखनी पड़ेगी, हाँ या ना। तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई है, तो आप कहोगे कि सर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट किसके ऊपर बेटा, पी पर, ठीक है। तो वो बनेगी ई ए प्लस में ई बी। कोई परेशानी यहां से आता, समझ नहीं बात, क्या बनेगी, ई ए प्लस में ई बी। अब आपने फॉर्मेलिटीज निभानी है, वो आप करेंगे, वो होमवर्क में दे रहा हूँ। फॉर्मेलिटीज आप होमवर्क में निभा लीजिए। कैसी फॉर्मेलिटीज है ये होमवर्क में आप कर लीजिएगा थोड़ा सा, कि आपने जितनी भी चीजें एज्यूम करी हैं, जितनी चीजें हमने वो मानी है, वो आप डेरिवेशन करने से पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर लेट, जैसे आपने डिस्टेंस ए बी माना है, वो डिस्टेंस आप लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर वगैरह। इस तरीके से आपने फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, समझ नहीं बात। तो हमारे पास कुल मिला के जो चीजें आई, हमने एक इक्वेशन बना ली कि ई टोटल बराबर हमारे पास पॉइंट पे आ गई ई ए प्लस में ई बी। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये चीज आपको समझानी थी बस, खत्म डेरिवेशन। अब आपने फॉर्मेलिटीज निकालनी। फॉर्मेलिटीज कैसे, इक्वेशन फर्स्ट है तो आप लिख सकते हो कि एज वी नो दैट, आपको पता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन, कैसे कि अगर मैं ई ए निकालता हूं तो 1/4πε0 माइनस क्यू का चार्ज यहां पर है, और डिस्टेंस कितना बेटा यहां से यहां तक, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ऐसे में ई बी निकालूंगा तो 1/4πε0, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, या आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है तो ये यहाँ से इसके ऊपर फील्ड बनाएगा, तो डिस्टेंस आर माइनस है। दोनों को पुट कर दीजिए, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर पर, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे ही पुट करोगे तो ई टोटल बराबर हो जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू, ई ए की वैल्यू हमने रख दी, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, प्लस 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको कहते हैं पूरा कंटेंट। वो नहीं कि मैं बोले जा रहा हूँ पूरा कंटेंट मैं पढ़ाता हूँ, पूरा कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा कंटेंट आपको दिया नहीं जा रहा, ऐसा नहीं। कंटेंट आप पूरा ही पढ़िए, समझ नहीं बात, क्लियर है। आप इसको थोड़ा आगे पीछे करके लिख सकते हैं, माइनस साइन आगे आ जाएगा, माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटे, आगे पीछे करके लिख लेते हैं। ई टोटल बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0, इसको मैं पीछे ले गया, इसको मैं आगे दिया है, क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे हिसाब से, समझ गए होंगे। बहुत प्यारा कंसेप्ट था। फिर दोबारा इस पर आ जाइए एक बारी। कुछ नहीं करना बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव इधर जाएगा तो फील्ड इधर भागेगी, और नेगेटिव पॉजिटिव तो फील्ड इधर आएगी, तो टोटल फील्ड आपकी ये बन जाएगी। या ऐसे इस साइड करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इधर माइनस प्लस कुछ कहिए, कोई आंसर चेंज नहीं होने वाला। मैंने आपको जो बताया है वही करना है, समझ नहीं बात। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आगे इसको कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूं, समझ नहीं बात। देखिए आगे, इसी से आगे डेरिवेशन करते हैं। ये जो यहाँ पर आर प्लस एल का होल स्क्वायर बचा था, देखो ये पार्ट तो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। तो देखो जरा ध्यान से, ये टोटल बराबर, ठीक है, कॉमन ले लिया हमने 1/4πε0 क्यू, अंदर बचेगा 1/आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/आर माइनस एल का होल स्क्वायर। बेटा एल्सियम ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एल्सियम लेने में, ठीक है। एल्सियम लेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहां बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहां बचेगा माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ओपन कर दीजिए इसको जरा, ओपन करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है। अपॉन में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं नहीं बात, क्लियर है, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। साइन कन्वेंशन चेंज कीजिए, साथ में क्यू भी आएगा यहाँ पर, ठीक है, 1/4πε0 इंटू क्यू
आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर माइनस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस 2RL, क्योंकि माइनस ये बाहर आके आपका, ठीक है, अच्छा एक ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा बेटे, ये माइनस और ये प्लस हो गया, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ब्रैकेट और ये फिर प्लस का और ये सारे फिर माइनस, ठीक है। चलिए देखिए आगे, समझा नहीं बात, ये प्लस का है और ये माइनस का, साइन कन्वेंशन थोड़ा आगे पीछे हो गया तो दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कट जाएंगे आपस में, ये जुड़ जाएगा बेटा, जब जुड़ेगा तो 1/4πε0 इंटू क्यू, और यहाँ बचेगा 2 और 2 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो मैं एक बार कैलकुलेशन यहाँ करके दिखा देता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे कैसे कैलकुलेशन हुई है, हमने एलसीएम लिया, समझा नहीं बात, यहाँ माइनस का साइन होगा ब्रैकेट के अंदर और ये प्लस का, चाहे तो आप इसे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, समझा नहीं बात, तो हमने एलसीएम ले लिया, तो जो चीज यहाँ थी वो बचेगी बेटा माइनस की आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जो चीज यहाँ प्लस की थी वो प्लस की बच जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस और यहाँ क्या है प्लस है, क्लियर है। चलिए अब इसको ओपन करेंगे, तो माइनस का साइन तो आई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और इसको तो डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में 2RL, तो ये आपका माइनस 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 कट जाएंगे और ये आपका प्लस हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोबारा एक बार देख लीजिए कि आर स्क्वायर, समझ नहीं बात, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ इसलिए मैं दोबारा दोबारा आपको करवा रहा हूँ, ये आपकी वैल्यू आएगी अगर मैं इसे ओपन करता हूँ माइनस के साथ, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी नीचे डिवाइड में वही चलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस में 2RL प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में 2RL, ये 2RL है बेटा, यहां से जो आएगा, क्लियर है। अब ये कट जाएंगे आपस में, ये तो अब ये 2 और 2 4 ही बचेंगे, तो यही डेरिवेशन फिर हमने आगे फर्दर करना। अब जरा देखना एक चीज को तसल्ली से, पहले समझना, पहले समझने की कोशिश करना बेटे, है ना। मेरे पास ये 4R एक क्वांटिटी है, 4R है, अगर मैं इसे 2L इंटू में 2RL लिखूं तो ये दोबारा से 4L हो जाएगा, चाहे मैं इसको ऐसे लिख लूं चाहे मैं ऐसे लिख लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं, आपके हिसाब से भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना पहले तसल्ली से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ई टोटल बराबर 1/4πε0, ठीक है बेटे, इंटू में क्यू, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 2L इंटू में 2R डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिक्कत तो नहीं, समझाई बात। आपको पता है कि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आयदर चार्ज इनटू में डिस्टेंस होता है, तो हमारे पास आयदर चार्ज इनटू में डिस्टेंस है, क्योंकि हमने जो डायपोल लिया था, आप पीछे जाके दे सकते हैं, माइनस और प्लस 2 लिया था और इनके बीच की दूरी क्या थी 12, तो इसके हिसाब से तो डायपोल आप बड़े प्यार से सीख गए होंगे, तो डायपोल मोमेंट लिखी जा सकती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फिर बिकॉज ऑफ 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 2L को एक साथ मल्टीप्लाई में 2R डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/4πε0 P इंटू 2R डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो असली डेरिवेशन है, लोग बाग इसे तो सिखाते नहीं है, डायरेक्ट पता नहीं कहां ले जाके आंसर फेल देते हैं, ये असली डेरिवेशन, ये आंसर आया। अब हम इसमें केस चलाएंगे, जो केस होगा, क्योंकि इस केस के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हम ये लिखेंगे कि R इज मच मच बड़ा देन L और L इज मच मच छोटा देन R, सो L कैन बी नेग्लेक्टेड। और याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चीज हमें नेग्लेक्ट करनी होती है वो हम प्लस या माइनस में करते हैं, मल्टीप्लाई में कभी नहीं करते। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ई के बराबर 1/4πε0, ठीक है, P इंटू 2R, ये नेग्लेक्ट होके 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर की पावर आर की पावर 4 कट जाएगा, तो आर की पावर 3, तो ई टी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/4πε0 2p अपॉन में आर क्यूब। लोग बाग इसको लिखवाते हैं कि ये असली आंसर है, लेकिन असली आंसर ये नहीं है बेटे, असली आंसर तो ये है, ये तो हमारे लिए केस बना। बात समझ आ रही नहीं आ रही है, मैंने आपको 2 बार कैलकुलेशन समझा दी, फिर से समझ लेना।
हमने एलसीएम लिया यहाँ से आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ से कटेगा तो ये माइनस का बचेगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर माइनस बाहर है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ये माइनस इसके साथ है, ये माइनस इसके साथ ऑलरेडी है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये माइनस इसके साथ ऑलरेडी है। तो माइनस होने की वजह से माइनस बाहर था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ पर भी माइनस है ऐसे, ये आप यहाँ पे क्यों लिख लीजिए और ब्रैकेट माइनस का, ठीक है। तो ये माइनस 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 प्लस और फिर ये दोनों कट जाएंगे इस तरीके से, क्लियर है। तो ये आपकी डेरिवेशन थी, मेरे हिसाब से समझ आएगी होगी। ये मैं फिर बता रहा हूँ, असली आंसर ये है। कभी कभार किसी किसी न्यूमेरिकल्स में जो एंट्रेंस में होता है उनमें ये यूज कराया जाता है बजाय इसके, तो याद रखना कहीं कहीं जगह ये है, आंसर दोनों ही है, ये केस का रिजल्ट है और ये आपका प्योर रिजल्ट है। तो मुझे लगता है आपको आज की डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। कोशिश मैं करूंगा कि आपको पढ़ाता रहूँ, धीरे धीरे करवाता रहूँ, खिंचवाता रहूँ। देखो एकदम नहीं इतना हो पा रहा है क्योंकि ये मेरे को वीडियो अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर बनानी भी है और अकेला बंदा काम करता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इक्विपमेंट्स पूरे नहीं है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम और अच्छी कोई कोशिश करेंगे। तो आपको अच्छा, मुझे लग रहा है कि आज आपने अच्छी खासी वीडियो सीखी, घंटे की क्लास हो गई आज आपकी। कोई नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखोगे, न्यूमेरिकल्स के भी, वैसे भी। डोंट वरी, कीप वॉचिंग विवेक शर्मा चैनल, ठीक है। थैंक यू बेटे, टेक केयर।